उषा घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी रीटा हाथ में बैग और गंदी सैंडल लेकर घर में आती है। अरे ये क्या बहन, तुमने तो पूरा फर्श गंदा कर दिया। जरा अपनी बहन का थोड़ा ख्याल रखा करो। मैंने अभी कितनी मेहनत से पूरे फर्श की सफाई की थी। तो क्या हुआ दीदी, वैसे भी तुम पूरे दिन घर में ही पड़ी रहती हो, थोड़ा काम कर भी लोगी तो क्या चला जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बेचारी उषा को दोबारा से घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। जब से रीटा बाहर काम करने लगी है तब से उसके अंदर पैसों को लेकर बहुत ज्यादा घमंड आ गया है, लेकिन मैं उसे कुछ कह भी नहीं सकती, आखिर मेरी छोटी बहन जो है। ऐसा सोचने के बाद वो चुपचाप घर के काम करने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ रीटा अपने लाए हुए नए कपड़े पहनकर देखती है। अरे वाह क्या बात है, मैं तो इनमें बहुत प्यारी लग रही हूँ। अब मैं अपनी न्यू कलेक्शन को पहनूंगी। ऐसा सोचकर वो अपने नए कपड़े अपनी अलमारी में रखने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ जगह ही नहीं होती, जिसके चलते वो अपनी कुछ साड़ियाँ निकाल देती है जो उसने केवल एक दो बार ही पहनी होती है। अब इतना कमाती हूँ कि क्या बताऊँ, अपनी अलमारी को बस न्यू और ट्रेंडिंग कपड़ों से ही रखूंगी। रीटा अपनी पुरानी साड़ी ले जाकर अपनी बड़ी बहन को देने लगती है। ये लो दीदी, आप ये साड़ी पहन लेना। वैसे आपकी ये साड़ी तो फट गई है, मैं समझ सकती हूँ जीजा जी उतना कमा ही नहीं पाते कि आपके सारे शौकों को पूरा कर सके। रीटा ये साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम इन्हें वापस ले जाओ, क्योंकि अगर मैं ये अपने पास रखूंगी तो रंजीत जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो मेरे लिए जितना करते हैं मैं उतने में ही खुश हूँ। ओह अच्छा कोई बात नहीं, ये साड़ियाँ मैं मंदिर के भिखारियों को ही दे दूंगी, कम से कम उन्हें कपड़ों की कदर तो है। ऐसा कहने के बाद वो अपनी पुरानी साड़ियों को अपनी कार में रखती है और मंदिर पर जाकर गरीब भिखारिन को साड़ी बांट देती है। देखा इन गरीबों ने कैसे लपक के ये साड़ियाँ ले ली। मेरी घमंडी बहन तो इन साड़ियों के लायक ही नहीं थी। ऐसा सोचकर वो अपनी कार में बैठती है और वापस घर लौट आती है। घर आने के बाद रीटा को बहुत तेज भूख लगती है। अरे यार, आज तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे बहू तू आ गई, आजा यहाँ बैठ, तेरी बड़ी बहन ने खाना बनाया है, तुझे भूख लगी होगी, आ और आकर खा ले। रेशमा के कहने के बाद रीटा खाने की टेबल पर बैठ जाती है और खाना खाने लगती, लेकिन पहला निवाला खाते ही उसके मुंह में कंकड़ आ जाता है। हाय राम, ये क्या दीदी, आप मुझे मारना चाहती हो क्या? नहीं बहना, तू ये कैसी बातें कर रही है? तू मेरी बहन है, भला मैं तेरे साथ ऐसा क्यों करूँगी? इसका मतलब तूने कंकड़ मेरे वास्ते डाले थे? रेशमा ऐसा कहते ही तुरंत बेचारी उषा के बाल पकड़ लेती है। कल मुही करमजली, तुझे हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है ना, तभी तूने ऐसा किया। मैं जानती हूँ कि तू मुझे मारकर मेरे इस घर को हड़पना चाहती है। नहीं माँ जी, आप गलत कह रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। रेशमा गुस्से से खाने की टेबल से सारा खाना नीचे गिरा देती है। अगर दोबारा ऐसा खाना बनाया तो मैं तेरा सारा सामान पैक करके तेरे घर भेज दूंगी, समझी तू? बेचारी उषा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ये सब देखने के बाद रीटा अपने मन ही मन खुश होती है। अरे वाह, मैंने तो हवा में तीर छोड़ा था, लेकिन तीर तो निशाने पर जाकर लगा बिल्कुल। हाय बेचारी मेरी बड़ी बहना। रीटा ऐसा मन में सोचते सोचते अपने आगे रखी दाल की कटोरी भी उठाकर नीचे फर्श पर बिखेर देती है, जिसके बाद वो अपनी बहन को आवाज लगाकर कहती है, ओह नो, शायद मुझसे ये दाल की कटोरी गिर गई। खैर कोई बात नहीं, मेरी बड़ी बहना है ना, इस गंदगी को साफ करने के लिए। रीटा ऐसा सोचकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी उषा रोते हुए पूरे घर की साफ सफाई दोबारा करती है और अपनी सास और बहन के गिराए हुए खाने को इकट्ठा करके वो बाहर जानवरों को खाना खिलाने चली जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास और बहन के लिए दोबारा से खाना बनाती है। माँ जी, इस बार मैंने खाना बहुत ध्यान से बनाया है, आप खा लीजिए। ऐसा कहने के बाद वो भी टेबल पर बैठने वाली होती है, लेकिन तभी रेशमा उससे कहती है, अरे ये क्या, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरे साथ टेबल पर बैठकर खाना खाएगी? लेकिन माँ जी, मैं तो हमेशा से ही आप सभी के साथ टेबल पर बैठकर खाना खाया करती थी, आज कोई नई बात तो नहीं है? नहीं, आज के बाद तू हमारे साथ बैठकर खाना नहीं खाएगी, जा जाकर रसोई में बैठकर खाना खा ले। रेशमा ऐसा कहकर बेचारी उषा को अपने और रीटा के साथ खाना खाने नहीं देती, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख होता है। आखिर मेरी सास मेरे साथ इतना बड़ा भेदभाव क्यों करती है? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? बस यही कि मैं अपनी छोटी बहन से बहुत गरीब हूँ और वो पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जगह नौकरी कर रही है। उषा ऐसा सोच सोच कर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। देखते ही देखते कुछ समय बाद भी उसके साथ ही ऐसा अत्याचार होता रहता है, जिसके चलते उषा अपने पति से रात के समय पढ़ना शुरू कर देती है।
देखिए जी, मैं भी पढ़ाई लिखाई करके कुछ बनना चाहती हूँ। अगर हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो हम भी अपने भविष्य में होने वाले बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे। तुम सही कहती हो उषा, मैं इतना भी नहीं कमा पाता कि मैं तुम्हारे 1 या 2 शौक पूरे कर सकूं, लेकिन मैं अपनी पूरी मेहनत करता हूँ उषा। इतनी मेहनत के बाद भी आज तक मुझे कोई सफलता नहीं मिली। भगवान के ऊपर थोड़ा भरोसा करो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उस दिन के बाद से उषा रात के समय पढ़ाई करना शुरू कर देती है, जिसकी खबर उसकी सास और बहन को कानों कान नहीं पहुंच पाती। एक दिन रीटा अपने पति रोहन से कहती है, सुनिए जी, मेरा बर्थडे आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस बार मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाया जाए। जितना हो सके उतना पैसा लगाएंगे ताकि लोगों को समझ आ जाए कि हमारे जितना अमीर कोई भी नहीं है। लेकिन रीटा, बेकार में इतने पैसे खर्च करने की जरूरत ही क्या है? तुम तो जानती ही हो कि कितनी मेहनत से पैसा जोड़ा जाता है, और ये पैसा हमने अपने बच्चों के लिए जोड़ा है। तो क्या हुआ, हम दोबारा पैसे जोड़ लेंगे। इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, आप चिंता क्यों करती हो? रीटा अपनी बातों में रोहन को मना लेती है, जिसके चलते उसके बर्थडे वाले दिन एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में वो बहुत बड़ी पार्टी रखते हैं। अब पता चलेगा लोगों को कि मैं कितनी अमीर हूँ। रीटा अपनी बड़ी अमीरों वाली पार्टी में अपनी गरीब बहन उषा को भी बुलाती है। उषा अपनी बहन के लिए एक बहुत प्यारी ड्रेस लेकर आती है, जिसे देखते ही रीटा कहती है, अरे ये क्या, ये तो अरमानी के शोरूम की ड्रेस है। इतनी महंगी ड्रेस आप कैसे खरीद कर लेकर आई? कहीं आपने चोरी तो नहीं की है? नहीं बहना, ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि मुझे एक एम्बिशियस कंपनी में जॉब मिल गई है, जहां मेरी सैलरी पूरी 50,000 रुपए है। सैलरी सुनते ही रीटा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, जिसके बाद वो हैरानी से कहती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो पढ़ना तक ना आता था। मैं कई दिनों से पढ़ाई कर रही थी। जब पूरी दुनिया और मेरी सास मुझे अनपढ़ कहती थी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब तुम मुझे मेरी नाकामयाबी के चलते बातें सुनाया करती थी तो मुझे बहुत बुरा लगता था, जिसके चलते मैंने ठान लिया था कि अब मैं भी कुछ न कुछ बनकर ही रहूंगी। अब मैं तुम्हारी ही कंपनी की CEO हूँ। तभी वहाँ रीटा का बॉस आता है और उषा की तारीफ करने लगता है। मैंने आज तक मेहनती और पढ़े लिखे बहुत से लोग देखे, लेकिन उषा जी, आपकी तो बात ही अलग है। आपकी पढ़ाई में एक जुनूनियत है। वेलकम टू माय कंपनी। ऐसा कहने के बाद वो उसे हाथ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। जिस कंपनी में 1 साल काम करने के बाद भी रीटा अपने बॉस से कभी मिल नहीं पाई थी, वो अपनी बड़ी बहन के चलते उन्हें अपने सामने खड़ा देखती है। अपनी बहन की सफलता के चलते उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो दीदी, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आपने कभी मुझे कुछ नहीं कहा। अरे पगली, तू मेरी छोटी बहन है, भला मैं तुझे नाराज कैसे हो सकती हूँ? उषा रीटा को माफ कर देती है। वहीं दूसरी तरफ अब अपनी बड़ी बहू को भी नौकरी करते देख रेशमा का बर्ताव बदल जाता है और वो अपनी दोनों बहुओं को एक समान समझने लगती है, जिसके चलते दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगती हैं। खुशी। अरे बहू, ये क्या पहना है तूने? क्या तुझे नहीं पता मंदिर ऐसे कपड़े पहनकर नहीं जाते हैं? अरे सासू मॉम, आप भी ये कैसी बातें करती हो? इन कपड़ों में कौन सी बुराई है? और फिर भगवान हमारा साफ दिल देखता है, ना कि हमारे शरीर के कपड़े। ये ड्रेस अभी ट्रेंडिंग में है। ओहो, तुम्हें समझाना तो बेवकूफी वाला काम है। इससे अच्छा तो मैं तुम्हें कुछ कहती ही नहीं। चलो, जैसा तुम्हारा दिल करे वैसे कपड़े पहनकर मंदिर चल लो। दोनों सास बहू मंदिर में बच्चे के लिए हवन करवाने के लिए पहुंच जाती हैं। ऐसे ही कुछ सालों से रेवा एक संतान के लिए हर जगह मन्नत और हवन करवाती है, लेकिन इतना कुछ करवाने के बाद भी उसे कोई फायदा नहीं होता। एक दिन उसके घर उसकी सास की कुछ सहेलियां आती हैं। अरे सुमित्रा, तेरे बेटे की शादी को हुए पूरे 4 साल हो गए, लेकिन तेरी बहू को अभी तक एक भी संतान नहीं हुई। आखिर माजरा क्या है? मैं सब क्या बताऊं, मैं भी अपने पोते को देखने के लिए तड़प रही हूँ, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आखिर भगवान क्या चाहता है। हर मंदिर में चले गए, बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, लेकिन बहू को कोई संतान ही नहीं हो पा रही। कोई तेरी बहू बांझ तो नहीं है? अरे मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की शादी किसी और से करवा दे और अपनी बहू को घर से निकाल दे, नहीं तो तेरा वंश नहीं चल पाएगा। ये सब सुनते ही सुमित्रा रोने लगती है। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। वो जैसी भी है मेरी बहू है और मैं अपनी बहू के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूँगी। देख सुमित्रा, एक तो तेरी प्यारी और लाडली बहू बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। मुझे तो लगता है कि वो चाहती नहीं है कि अभी उसे कोई बच्चा हो। ममता ये सब कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर रेवा आ जाती है। आप सभी ने पेट भर कर नाश्ता कर लिया और मुझे लगता है कि अभी आप सभी औरतों को अपने घर जाकर देखना चाहिए। रेवा की बात सुनते ही सुमित्रा की सहेलियां अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए जाने लगती हैं।
बांझ कहेंगी, ऐसी बहू होते ही मर जानी चाहिए। वो कहती है कि ममता इतनी मॉडर्न है, चाहती ही नहीं होगी कि उसको बच्चा हो। ऐसी बहुओं को तो लात मारकर घर से निकाल देना चाहिए। वो सभी ऐसी खोखली बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिन्हें सुनकर बेचारी रेवा को बहुत बुरा लगता है और वो अपनी सास से कहती है, सासू मॉम, आपको रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप बहुत ज्यादा परेशान हो मुझे और बच्चे को लेकर, लेकिन मेरी बात मानो, एक न एक दिन इस परिवार को एक वंश जरूर मिलेगा। रेवा ऐसा बोलकर अपनी सास को शांत कर देती है, जिसके बाद वो पूरे दिन और पूरी रात बच्चे के बारे में ही सोचती रहती है। इस घर को एक वंश चाहिए, पर चाहे वो किसी और की ही कोख से क्यों न निकला हो, और इस काम को करने के लिए मैं किसी को भी मोटी रकम दूंगी, तो कोई भी औरत हंसते हुए अपनी कोख मुझे दे देगी 9 महीनों के लिए। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अच्छे से तैयार हो जाती है और साड़ी पहन लेती है। उसे साड़ी में देख रेहान कहता है, अरे वाह रे वाह, आज तो तुम कमाल लग रही हो, कसम से मन कर रहा है कि तुम्हें कहीं दूर ले जाऊं। तो देर किस बात की है, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। रेहान अपनी पत्नी को पहली बार साड़ी में देखकर बहुत खुश होता है, जिसके चलते वो अपनी पत्नी को ना नहीं कर पाता और उसे बाहर घुमाने ले जाता है। लेकिन रेवा ऐसी जगह जाती है जहाँ कोई भी नहीं होता। पता है आपको कि मैं आपको यहाँ क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि तुम्हें आज बाहर घूमने का मन था, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुमने इतने सारे रेस्टोरेंट को छोड़कर ये सन्नाटी वाली जगह ही क्यों चुनी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात शांति से सुने। आप तो जानते ही हो मेरी कोख से आपके परिवार को कोई संतान नहीं मिल रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो। रेवा, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और बच्चे के लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो मैंने कब कहा कि आप मुझे छोड़ो? दरअसल मैं चाहती हूँ कि आप दूसरी शादी कर लो किसी गरीब घर की लड़की से। जब आपको उससे बच्चा मिल जाएगा तब आप उससे दूर हो जाना, और मैं उसे बच्चे के लिए ढेर सारे पैसे दे दूंगी। लेकिन ऐसी औरत हमें कहाँ मिलेगी? ऐसी औरत को मुझे ढूंढना होगा। रेबा कई दिनों तक अपने लिए सौतन ढूंढती है, लेकिन उसे कोई लड़की नहीं मिलती। लेकिन एक दिन उसे अचानक उसकी एक सहेली का कॉल आता है। अरे अंजलि, कैसी है तू? बहुत दिनों बाद तूने मुझे याद किया। बस क्या बताऊं बहन, पिताजी का पूरा बिजनेस ठप हो गया है, तब से हमारी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत खराब हो गई है। फिलहाल मैं एक नौकरी ढूंढ रही हूँ जिससे मैं अपने परिवार को चला सकूं। रेवा अंजलि से बात करने के बाद समझ जाती है कि अंजलि को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसके चलते वो अंजलि को अपनी पूरी बात समझाती है। क्या कहा? पूरे 25 लाख रुपए देगी तू मुझे? ठीक है, मैं तेरे पति से शादी करने के लिए तैयार हूँ। पैसों के लिए अंजलि रेहान से शादी कर लेती है। अंजलि बहुत समझदार और संस्कारी थी, जिसके चलते रेवा के ससुराल में अंजलि को हर कोई पसंद करता है। शादी के बाद सुमित्रा रेवा के पास जाती है और कहती है, अरे रेवा बहू, आज अंजलि की पहली रसोई की रस्म है। अरे क्या जरूरत है पहली रसोई की रस्म को करने की? वैसे भी तो एक न एक दिन अंजलि यहाँ से चली ही जाएगी। जब जाना होगा चली जाएगी, फिलहाल तो अंजलि इस घर की छोटी बहू और तेरी सौतन है। ऐसा कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये बात रेवा के घर कर जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ अंजलि अपनी पहली रसोई की रस्म में बहुत सारे स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिसके चलते रेहान और सुमित्रा उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, ऐसा लग रहा है जैसे असलियत में तो अब इस घर के अंदर कोई बहू आई है। अरे बड़ी बहू ने तो आज तक एक कप चाय भी नहीं बनाई हमारे लिए। सच में अंजलि, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। रेवा ये सब दूर से सुन लेती है, जिसके चलते रेवा को अंजलि उसकी पहली रसोई से ही पसंद नहीं आती, क्योंकि अंजलि कम समय में सबके दिलों के बहुत करीब आ जाती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद अंजलि प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके चलते घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, आखिरकार इस घर का वंश आने ही वाला है। देखा रेवा, अंजलि प्रेग्नेंट हो गई है, अब हमें एक संतान मिल जाएगी। उस दिन के बाद से सुमित्रा अंजलि का बहुत ख्याल रखती है, उसकी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात का ख्याल रखती है। इस बात से रेवा को बहुत चिढ़ मचती है। वहीं दूसरी तरफ वो सबको अपनी तरफ खींचने के लिए उनके लिए रसोई में जाकर अच्छा खाना बनाने की कोशिश करती है। जब इस घर में मैं पहली बार आई थी तो मेरी सास ने मेरी रसोई की रस्म नहीं करवाई थी, क्योंकि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता था, लेकिन अब मैं भी सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। रेवा बहुत मन से सबके लिए खाना बनाती है और टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद वो सभी को बुलाती है। जैसे ही सब खाना खाते हैं, वो खाना अपने मुंह से निकाल देते हैं। ये क्या बनाया है तुमने? इतना नमक? इतनी मिर्ची, हाय कोई मुझे पानी दे दो, नहीं तो मेरी जुबान जल उठेगी।
मैं तो बस आप सभी को खुश करना चाहती थी। अरे बहू, मैं जानती थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता, इसलिए हमने तेरी पहली रसोई की रस्म नहीं करवाई थी। ऐसा खाना खाने से अंजलि को कितना नुकसान पहुंच सकता है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा? चलो अंजलि, आज हम बाहर खाना खा लेंगे। रेहान अंजलि को लेकर वहाँ से चला जाता है और सुमित्रा भी अपने कमरे में चली जाती है। अब रेवा पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसके चलते रेवा अकेली पड़ जाती है। 9 महीने बीतने के बाद मैं कभी भी इस घर की बहू नहीं बन पाई। सही मायनों में अंजलि ही इस घर की असली बहू है। उसने बहू होने के सारे फर्ज निभाए हैं। रेवा अंजलि के कमरे में 25 लाख रुपए रखकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर आती है, बाहर रेहान और सुमित्रा के हाथों में बच्चा होता है। बच्चा यहाँ है तो अंजलि कहाँ है? वो चली गई अपना फर्ज पूरा करके, और इस बच्चे को तुम्हारे नाम करके। ये खत उसने तुम्हारे लिए दिया है। रेवा खत खोलकर पढ़ती है। रेवा, मैं जानती हूँ कि तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करती हो। मैं तुम्हारे परिवार और तुम्हारे बीच में कभी नहीं आ सकती थी। ये परिवार तुम्हारा है और इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। खत पढ़कर रेवा हैरान रह जाती है। अंजलि रेवा का परिवार पूरा करके कहीं गायब हो जाती है और रेवा अपने परिवार के साथ अब खुशी खुशी रहने लगती है।